योगेश कुमार के द्वारा ही जारी की गई थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए जल्दीबाजी में दिए डीएसडब्ल्यू ने यह निर्णय लिया है। बिहार और देश का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी रविवार को पटना पहुंच गए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतकर बिहार आए वैभव सूर्यवंशी को पटना एयरपोर्ट के बाहर आते ही फैंस ने घेर लिया। इस दौरान कई लोग वैभव के साथ सेल्फी लेते नजर आए। हाल ही में वैभव ने अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो खूब चर्चा में आए थे। इंदौर में एमबीए छात्रा की हत्या ने मामले साजिश के आरोप भी खुलकर सामने आने लगे हैं, जिससे जांच की दिशा और जटिल हो गई है। अपनी बेटी को खोने से टूटे पिता ने मीडिया से बातचीत में आरोपी पीयूष के पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पीयूष अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था। उन्होंने दावा किया कि घटना वाले दिन यानी 10 तारीख को पीयूष के पिता इंदौर में ही मौजूद थे। मृतका के पिता ने यह भी सवाल उठाया कि अगर पीयूष आत्मसमर्पण करना चाहता तो तुरंत कर सकता था। उनके अनुसार आरोपी को पीछे से पूरा सहयोग मिला, जिसकी वजह से वह मुंबई तक भागने में सफल रहा। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि पीयूष के परिजनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर की गहन जांच की जाए, क्योंकि उनके मुताबिक यह पूरी घटना एक सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकती है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सरकार के बीच विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विवाद के दौरान भी वे लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आतिफ अकील की खुलकर तारीफ की है। इसके बाद एक बार फिर उनके बयान को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो संदेश में शंकराचार्य ने कहा कि जो काम खुद को हिंदू कहने वाले विधायकों को करना चाहिए था, वह एक मुस्लिम विधायक ने कर दिखाया। भोपाल से एक चर्चित पारिवारिक विवाद सामने आया है, जिसने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत महिला ने अपने पति, जो कांग्रेस से जुड़े नेता बताए जा रहे हैं, पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत के अनुसार पति ने दहेज में 2 करोड़ रुपए और एक कार की मांग की। मांग पूरी न होने पर उनके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। 9 फरवरी की दोपहर को कथित तौर पर उनके साथ हिंसा हुई, जिसके बाद घर के गेट पर ताला लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। दोनों की यह दूसरी शादी है और लगभग 19 साल पुरानी बताई जा रही है। महिला का दावा है कि उनकी पहली शादी एक आईएएस अधिकारी से हुई थी, जिसे उनके मौजूदा पति के दबाव में खत्म करना पड़ा। दूसरी ओर पति का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और तलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया है। श्योपुर जिला के जैदा गांव में उस दिन सुबह से ही उत्साह था। लोगों को खबर मिली थी कि गांव में हेलीकॉप्टर आएगा। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब आसमान की ओर देख रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और सबकी नजरें उसी दिशा में टिक गईं। किसान राम सिंह मीणा ने अपने बेटे अजय मीणा की शादी खास बनाने का सपना देखा था। राजपुरा की रितिका से शादी के बाद दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, लोग खुशी से झूम उठे। दुल्हन को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश की कटनी जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत शाहदार के जंगल से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक बाघ जंगल में स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपना सिर रगड़ता हुआ दिखाई दिया। यह नजारा किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि यह अनोखा नजारा बीते बुधवार की देर शाम का है। शाहदार ग्राम के समीप स्थित जंगल में महादेव का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघ बड़े ही शांत स्वभाव से शिवलिंग के पास पहुंचता है और काफी देर तक उस पर अपना सिर और जीभ रगड़ता रहता है। एक सीमावर्ती जिला गुरदासपुर के अधीन थाना दोरांगला के गांव वादिया में 2 पुलिस कर्मचारियों के बीच आपसी झगड़े के बाद दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक कुमार और गुरनाम सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। झगड़े के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए गए हैं। कपूरथाल के फगवाड़ा में कपड़ा दुकानदार से पंजाबी सिंगर गीता जैलदार का विवाद हो गया। दुकानदार ने सिंगर और उसके बाउंसरों पर दुकान में घुसकर मारपीट के आरोप लगाए हैं। दुकानदार ने इसकी शिकायत फगवाड़ा पुलिस को दे दी है। विवाद का कारण खरीदे गए कपड़े को वापस करने को लेकर हुआ। इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें सिंगर जैलदार दुकानदार से बहस करने के बाद उन्हें थप्पड़ डेच मारते दिख रहे हैं। इस दौरान दुकानदार के पिता ने बीच बचाव किया। जालंधर के नकोदर में जन्मे पंजाबी सिंगर और रेसलर केएस मक्खन ने अकाली दल ज्वाइन कर लिया है। सुखबीर बादल ने सिरोपा पहनाकर केएस मक्खन का पार्टी में स्वागत किया। 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए अकाली दल ने एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा कबड्डी प्लेयर पार्टी के साथ जोड़ा है। इससे पहले कबड्डी खिलाड़ी गोपी फरंदीपुरिया अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। अमृतसर अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी रघबीर सिंह ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी द्वारा जारी 72 घंटे के नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसजीपीसी को चुनौती देते हुए कहा है कि पहले उनके उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाए, अन्यथा वे सभी तथ्यों को संगत समुदाय के सामने सार्वजनिक करेंगे।
ज्ञानी रघबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने 18 तारीख को प्रेस क्लब जालंधर में एक प्रेस वार्ता के दौरान एसजीपीसी के भीतर कथित भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे उठाए थे। इसके अगले ही दिन 19 तारीख को एसजीपीसी की कार्यकारी बैठक में उन्हें 72 घंटे का नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें इस नोटिस की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, क्योंकि उस समय वे पंजाब से बाहर थे। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने एक हेरोइन तस्करी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें एक आर्मी जवान और एक बर्खास्त पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.8 किलोग्राम हेरोइन, एक हथियार तथा एक थार और एक एक्सयूवी वाहन बरामद किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस संबंधी पोस्ट डालकर सूचना दी है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रोहतक के खेड़ी 7 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 52 वर्षीय सत्यवान 20 फरवरी की सुबह अपने बेटे को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा दिलाने निकले थे, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटे। दिल्ली पानीपत आउटर बाईपास पर उनकी बरेजा कार गोलियों से छलनी हालत में मिली। कार पर 14 राउंड फायरिंग के निशान, 14 खाली खोल, खून से सना कपड़ा और शराब की बोतल बरामद हुई, लेकिन सत्यवान का कोई सुराग नहीं। मामला तब और उलझ गया जब कुख्यात गैंगस्टर सुंदर राठी उर्फ काला राठी ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। हालांकि पुलिस ने अभी अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। गौरतलब है कि सत्यवान पहले भी एक हत्या मामले में जेल जा चुका था। रोहतक में गैंगवार की पृष्ठभूमि के बीच यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। गुरुग्राम में 19 वर्षीय छात्रा के साथ हुई सनसनीखेज वारदात ने सबको झकझोर दिया है। सेक्टर 69 के एक पीजी में त्रिपुरा की रहने वाली बीएससी बायोटेक की छात्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के नरेला निवासी शिवम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में बेरहमी से मारपीट की। एफआईआर के मुताबिक 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने स्टील की बोतल और अन्य सामान से हमला किया, उसे दीवार और फर्नीचर से टकराया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि आरोपी ने सैनिटाइजर से उसके प्राइवेट पार्ट में आग लगा दी और उसकी न्यूड वीडियो भी बना ली। 18 फरवरी की रात पीड़िता ने अपनी मां को सूचना दी, जिसके बाद 112 पर कॉल की गई। पुलिस ने 19 फरवरी को बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज किया। गंभीर हालत में छात्रा को पहले गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल और फिर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच हुआ विवाद अब भी शांत नहीं हुआ है। शनिवार देर शाम जींद में मासूम के बड़े भाई विकास ने पूर्व सरपंच से माफी मांगते हुए कहा कि मासूम फिलहाल बाहर हैं, इसलिए उनकी जगह वे आए हैं और विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन पूर्व सरपंच ने साफ कर दिया कि वे अकेले समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मासूम को खुद आकर पूरी पंचायत और सरपंच प्रतिनिधियों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। दरअसल 18 फरवरी को जींद में एक कार्यक्रम के दौरान मासूम ने स्टेज खाली करने को लेकर तीखी टिप्पणी कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया और मामला बढ़ गया। अब 25 से 26 फरवरी को आमने सामने बैठकर समझौते की बात कही जा रही है। हरियाणा के नारनौल में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। निजामपुर थाना क्षेत्र में रात करीब 8:30 बजे एक युवक पिस्तौल लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा। उस समय सेल्समैन लालचंद बाहर मौजूद था। युवक पहले सीधे ऑफिस के अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला तो बाहर आकर उसने लालचंद पर पिस्तौल तान दी। डराने के बाद वह उसका मोबाइल छीनकर फिर ऑफिस में घुसा और दोबारा पिस्तौल दिखाते हुए लालचंद को जबरदस्ती अंदर ले गया। वहां से करीब 40 से 50 हजार रुपए की नकदी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोबाइल लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पंप के पीछे पहाड़ियों के पास मोबाइल बरामद हुआ, लेकिन आरोपी अभी फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उसकी तलाश में जुटी है। सोनीपत में सदर थाना के पास स्थित पुलिस स्टाफ क्वार्टर में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जसबीर सिंह की संदिग्ध हालात में मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक पूर्वी जोन में टीएसआई के पद पर तैनात थे। सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आज का दिन मेरठ और पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत के पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और बहुप्रतीक्षित मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस ट्रेन के शुरू होने से अब दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 55 मिनट में पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने खुद मेट्रो की सवारी कर सुविधाओं का जायजा लिया और स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। 12,930 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न केवल कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई है, बल्कि मेरठ मेट्रो के रूप में शहर को देश की सबसे तेज मेट्रो सेवा की सौगात भी मिली है। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति और पंजाब सरकार के बीच कानूनी टकराव अब आर पार की जंग में बदल गया है।
समिति ने पंजाब के डीजीपी, गृह सचिव और जालंधर के पुलिस कमिश्नर की लिखित दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें 27 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली तलब किया है। मामला नेता प्रतिपक्ष पर कथित टिप्पणियों और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। समिति ने स्पष्ट किया है कि विशेषाधिकार का मामला व्यक्तिगत होता है, इसलिए अधिकारियों को खुद पेश होकर जवाब देना होगा। विधानसभा ने एफआईआर की मूल कॉपी और फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ पंजाब के एडवोकेट जनरल की पूरी राय भी मांगी है। 27 फरवरी की यह हाई प्रोफाइल बैठक तय करेगी कि संसदीय विशेषाधिकारों की इस लड़ाई में पंजाब के शीर्ष अफसरों पर गाज गिरेगी या यह विवाद नया मोड़ लेगा। दिल्ली के मालवीय नगर में ऐसी की धूल से शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब नस्लीय और कानूनी संग्राम में बदल गया है। 19 फरवरी को हुई इस घटना में चौथी मंजिल पर ड्रिलिंग के दौरान उड़ी धूल ने पड़ोसियों के बीच ऐसी आग लगाई कि बात गाली गलौज और व्यक्तिगत छींटाकशी तक जा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया गया और उनके मूल स्थान को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। वहीं दूसरे पक्ष ने भी महिलाओं पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दी है। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने एक बार फिर महानगरों में उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा और उनके प्रति संकुचित नजरिए पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के द्वारका और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नई पाइपलाइन जोड़ने के काम की वजह से 25 फरवरी बुधवार सुबह 11 बजे से लेकर 27 फरवरी शुक्रवार सुबह 11 बजे तक पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रहेगी। इस 48 घंटे के शटडाउन के कारण द्वारका के सभी सेक्टर, उत्तम नगर, सागरपुर, बिंदापुर, महावीर, एनक्लेव और बिजवासन जैसे कई बड़े इलाकों में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के मुताबिक पहले से पानी जमा कर लें और किल्लत होने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर या टैंकरों की मदद लें। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बोर्ड ने साल 2026 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO और असिस्टेंट इंजीनियर AE जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट DSSSB.online.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ऑफिसर बनने का यह एक शानदार मौका है। आवेदन की प्रक्रिया, योग्यता और अंतिम तिथि से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। अगर आप भी इन पदों के लिए योग्य हैं तो बिना समय गंवाए अपनी तैयारी शुरू कर दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिससे भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अनिश्चितता छा गई है। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पुराने टैरिफ को अवैध बताने के बाद लिया गया। 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत 150 दिनों के लिए यह टैरिफ लागू होगा। इस बीच प्रस्तावित भारत अमेरिका बैठक टल गई है और दोनों देश नए हालात का मूल्यांकन कर रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जिसमें 4 वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मामला तब खुला जब हरियाणा सरकार के खातों में बैलेंस मिसमैच मिला। बैंक ने आरोपियों को सस्पेंड कर फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया है और बेनिफिशियरी खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया जारी है। बैंक का दावा है कि यह गड़बड़ी सीमित खातों तक है, लेकिन इस घटना ने बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.663 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 725.727 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भंडार 717.064 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3.55 अरब डॉलर बढ़कर 573.603 अरब डॉलर हो गईं। सोने का भंडार 4.99 अरब डॉलर बढ़कर 128.466 अरब डॉलर पर पहुंचा। साथ ही विशेष आहरण अधिकार SDR 103 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.924 अरब डॉलर हो गए। ग्लोबल टैरिफ वॉर और अमेरिका के हालिया फैसलों के बाद भारतीय शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। निफ्टी अहम रेजिस्टेंस स्तर के पास जूझ रहा है, जबकि बैंकिंग सेक्टर मजबूती दिखा रहा है और IT और मिड कैप शेयरों में दबाव नजर आ रहा है। एक्सपायरी वीक और मिडिल ईस्ट तनाव से वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रणनीति अपनाने का है। अगर विदेशी बाजार स्थिर रहते हैं तो तेजी टिक सकती है, लेकिन टैरिफ तनाव बढ़ा तो मुनाफा वसूली भी आ सकती है। अगले कुछ सत्र बाजार की दिशा तय करने में अहम रहेंगे। इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट में सोना और चांदी चर्चा में रहे। इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने से निवेशकों ने सेफ हेवन की ओर रुख किया, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों में मजबूती आई। घरेलू बाजार AMCX पर भी यही रुझान दिखा, हालांकि बीच में हल्की मुनाफा वसूली हुई। ग्लोबल अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों ने कीमतों को सपोर्ट दिया। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से भी गोल्ड को मजबूती मिली, जबकि सिल्वर को इंडस्ट्रियल डिमांड का फायदा हुआ। अगले हफ्ते अमेरिकी महंगाई और रोजगार डेटा पर नजर रहेगी, जिससे आगे की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया।
इस अत्याधुनिक ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से मेरठ का सफर पहले से आसान और तेज होने वाला है। लग्जरी सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी। इसकी मदद से 80 किलोमीटर की दूरी केवल 55 मिनट में तय की जा सकेगी। वहीं इस मौके पर नमो भारत ट्रेन में पीएम मोदी ने सफर भी किया और बच्चों से बात करते हुए उन्हें शाबाशी दी। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी भी खिलखिलाते दिखे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक कर क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान विरोधी आतंकी समूहों, खासतौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाकर की गई। दावों के मुताबिक हमले पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के खोगयानी, गनीखिल और बेहसूद जिलों में हुए। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने रविवार को कहा कि हम पाकिस्तान के हवाई हमलों का आकलन कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस घटना के बाद अफगान पाकिस्तान सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में पाकिस्तान पर अफगान संप्रभुता के उल्लंघन करने और बेकसूर नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीते शुक्रवार को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द किया, तो अगले ही पल ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ का बम फोड़ दिया। यही नहीं, इसके अगले ही दिन इसे बढ़ाकर 15% भी कर दिया। ऐसे में अमेरिका के इस कदम से भारत पर असर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का सफाया करने की मुहिम जारी है। इस कड़ी में किश्तवाड़ में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में 2 मारे गए हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सुरक्षा बल पिछले 15 दिनों से लगातार घेराबंदी और तलाशी अभियान चला रहे थे। आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में ये कार्रवाई की गई। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ का एक संयुक्त दल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। भारत और ब्राजील ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली के प्रयासों का हिस्सा है, जो रणनीतिक संसाधनों को सुरक्षित करने और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य में कुल 31,36,286 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पहले जहां कुल वोटर 5.46 करोड़ थे, अब यह संख्या घटकर 5,15,19,929 रह गई है। हालांकि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 12.91 लाख नए मतदाता भी जोड़े गए हैं। अब प्रदेश में 2,69 लाख से ज्यादा पुरुष, 2,45 लाख से ज्यादा महिला और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि लिंगानुपात में सुधार हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 909 से बढ़कर 911 हो गई है। जिलेवार बात करें तो जयपुर, कोटा और अजमेर समेत कई जिलों में सुधार दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कि इस बदलाव का आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ता है। राजस्थान की छात्र राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले जाखड़ ने साफ संदेश दिया है, संगठन में अब सिर्फ सक्रिय और संघर्षशील चेहरों को ही जगह मिलेगी। इसी के तहत टोंक जिला इकाई में बड़ा फेरबदल किया गया है। टोंक NSUI के जिलाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों की लंबी टीम बनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि टोंक NSUI के जिलाध्यक्ष का नाम राजस्थान के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल से मिलता है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर यह नाम चर्चा में है। हालांकि दोनों अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन नाम की समानता ने सियासी हलकों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। राजस्थान में अब गाय चराने पर सैलरी मिलेगी। जी हां, मदन दिलावर ने गोवंश संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए रामगंज मंडी के खेडली गांव से गोवर्धन गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की है। भजन लाल शर्मा सरकार की इस नई पहल के तहत 14 गांवों में गांव ग्वाल नियुक्त किए गए हैं। इन ग्वालों का काम होगा रोजाना गांव की सभी गायों को एकत्रित कर
गोचर भूमि में चराना और शाम को सुरक्षित घर पहुंचाना। सबसे खास बात, अब इस सेवा के बदले ग्वालों को प्रशासन की ओर से मासिक वेतन भी दिया जाएगा। योजना के शुभारंभ पर स्वामी रामदयाल जी महाराज का आशीर्वाद भी मिला। सरकार का दावा है कि इससे गोवंश संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। पाली जिले के भावनगर गांव में रविवार को ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर आंख नम कर दी। गुजरात के मेहसाणा जिले के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद जब उनके पार्थिव शरीर गांव पहुंचे तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। एक ही आंगन में एक साथ सजी 5 अर्थियां और सन्नाटा ऐसा कि पूरे गांव में किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुमावत परिवार पाली के मनिहारी गांव में बहन के मायरा की रस्म निभाकर अहमदाबाद जा रहा था। शनिवार तड़के मेहसाणा के उनावा क्षेत्र के पास उनकी मिनी वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 5 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। हर साल नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेशोत्सव अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से करीब 9,47,000 विद्यार्थियों का नामांकन घट गया है। सत्र 2022 से 23 में जहां करीब 32,12,000 छात्र नामांकित थे, वहीं सत्र 2025 से 26 में यह संख्या घटकर लगभग 22,65,000 रह गई है। यानी सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा लगातार कम हो रहा है। इतना ही नहीं, स्कूलों और शिक्षकों की उपलब्धता भी घटती जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजनाओं और प्रवेशोत्सव अभियानों के बावजूद नामांकन क्यों घट रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस महीने 25 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे और 26 फरवरी को पटना में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक करेंगे। शाह के 25 फरवरी को सीधे किशनगंज/अररिया पहुंचने की उम्मीद है, जहां वे सीमा सुरक्षा की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे, क्योंकि बिहार नेपाल के साथ 730 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। 25 फरवरी को शाह पटना में बिहार, आईबी और एसएसबी के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय भारत नेपाल सीमा और हवाई अड्डों के पास की सड़कों पर विशेष ध्यान दे रहा है। हालांकि सीमा की सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और बिहार पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है, फिर भी गृह मंत्री तस्करी को रोकने के लिए चेक पोस्ट की निगरानी हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। बिहार से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार गुजरात मॉडल के तर्ज पर उद्योग लगाने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बिहार सरकार 100 करोड़ DH रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर महज 1 रुपए में 10 एकड़ जमीन उद्योगपति को देगी। इसके साथ ही छोटे कुटीर उद्योग को लगाने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बिहार राज्य उद्यमी और व्यवसाय आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार निराला ने दावा किया, आने वाले कुछ सालों में बिहार से मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार निराला ने कहा कि बिहार 2005 से पहले एक बीमारू प्रदेश था। 20 साल पहले हम लोगों ने देखा कि अपहरण, लूटपाट और हत्या उद्योग हो गया था, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन ने बिहार में इतना बदलाव ला दिया है कि बिहार के आगे कोई प्रदेश दिख ही नहीं रहा है। विकास के नाम पर बयार बह रही है। गुजरात की तर्ज पर यहाँ भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, निवेशकों का आना शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और सदन के बाहर उन घटनाओं का जिक्र किया है जिन्होंने हाल के दिनों में बिहार की रूह कंपा दी है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि यह कैसा राम राज्य है जहां तंत्र और अपराधी एक ही पाले में खड़े दिखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनाव के समय बिहार आकर केवल भाषण देंगे, लेकिन इन मासूमों की चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं, जहां न्याय के लिए माताओं को सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कुछ ही घंटे में पटना विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। अब 28 फरवरी को ही छात्र संघ चुनाव संपन्न होंगे। दरअसल शनिवार की शाम में कई कारणों का हवाला देते हुए पटना यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगले आदेश तक छात्र संघ चुनाव स्थगित किया जाता है। हालांकि इसके बाद कई छात्र संगठन से सैकड़ों छात्र पटना विश्वविद्यालय पहुंच गए और हंगामा करने लगे। छात्रों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय कर्मचारी सख्ते में आ गए और तुरंत पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष योगेश कुमार पहुंचे और अपने हाथों से लिख कर दिया कि परिस्थितियों को देखते हुए छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगी। इसके बाद छात्र लोग शांत हुए।
चुनाव स्थगित करने की अधिसूचना योगेश कुमार के द्वारा ही जारी की गई थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए जल्दीबाजी में डीएसडब्ल्यू ने यह निर्णय लिया है। बिहार और देश का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी रविवार को पटना पहुंच गए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतकर बिहार आए वैभव सूर्यवंशी को पटना एयरपोर्ट के बाहर आते ही फैंस ने घेर लिया। इस दौरान कई लोग वैभव के साथ सेल्फी लेते नजर आए। हाल ही में वैभव ने अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो खूब चर्चा में आए थे। मेरठ और दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष हिस्सों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया, जिससे कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी। उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अब योजनाएं लटकती भटकती नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के उद्घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पीएम ने कहा कि एक वैश्विक आयोजन को कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। एआई समिट के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीजेपी देश भर में सड़कों पर उतर गई और कांग्रेस खिलाफ प्रदर्शन किया। अदालत के आदेश के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अविमुक्तेश्वरानंद पर यह एफआईआर झूंसी थाने में दर्ज की गई है। एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को 2 अन्य शिष्यों के साथ यौन शोषण किया। साथ ही एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि 2025 के कुंभ मेला और 2026 के माघ मेला के दौरान लगे शिविरों में भी इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। वर्षों तक कांग्रेस में रहे भूपेन बोरा ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि बीते सप्ताह भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बोरा ने कांग्रेस की आलाकमान पर कई आरोप भी लगाए थे। वहीं शनिवार को भूपेन बोरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद बोरा ने कहा था कि 32 साल बनाम 32 घंटे का अंतर दिख रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता ने यह मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ की थी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक चलेगा। सदन में 6 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे। दरअसल विमान हादसे में 28 जनवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री अजित पवार का निधन हो गया था। साल 1991 के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में ये पहला मौका होगा जब अजित पवार की उपस्थिति नहीं होगी। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके और आईयूएमएल के बीच चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। आईयूएमएल विधानसभा चुनाव में 5 सीटें मांग रही हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया कि डीएमके सिर्फ 2 सीटों पर ही सहमत हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में आईयूएमएल ने 3 सीटों पर अपना किस्मत आजमाया था, लेकिन पार्टी को सभी पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं बैठक के बाद आईयूएमएल नेता कादिर मोहिदीन ने कहा कि पार्टी ने डीएमके से 5 सीटों की मांग की थी और जोर दिया था कि उसे कम से कम 4 सीटें दी जाएं। सूरत के